टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर प्रभाव। जैसा कि हम लोग को पता है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है जब रूस यूक्रेन का युद्ध लगातार बने हुए है। तो इसमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग कुछ नंबरिंग वाइज करते जाएंगे और काफ़ी छोटा से तरीक़ों में हम लोग इसको कवर करेंगे। पहला देखते हैं कि अभी खाद्य पदार्थों का प्राइस बढ़ने लगा है, ख़ासतौर से गेहूं का। कारण ये है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस और यूक्रेन में ये होता है, और जैसे कि यहाँ पर अब युद्ध चल रहा है तो उत्पादन तो हो नहीं पा रहा है सही से, ना ही सप्लाई चेन सही से दुरुस्त है। क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ उत्पादित भी हो रहा है तो युद्ध के कारण अन्य देशों में पहुँच नहीं पा रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि इसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है गेहूँ का। दूसरा देखते हैं कि एक तेल है, वहाँ पर सूरजमुखी का तेल है, उसका भी उत्पादन होता है। तो सेम कंडीशन, उत्पादन या तो कम हो गया है या तो सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं है। इसके कारण इसका भी प्राइस बढ़ा है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि तेल का भी दाम बढ़ रहा है। दूसरा प्रभाव, मेजर प्रभाव हम लोग देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस भी लगातार बढ़ा है। ये क्रूड ऑयल क्या है? जैसे कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, क्रूड ऑयल से ही निर्मित होते हैं। और इसमें अब क्या होता है कि क्रूड ऑयल जब महंगा मिल रहा है, कारण यह है कि युद्ध हो रहा है, तो ये देश, रूस भी एक बहुत बड़ा देश है जो तेल उत्पादित करता है, क्रूड ऑयल। अब युद्ध जब होता है तो प्राइस जो है बढ़ने लगता है, क्योंकि ये तेल युद्ध में खपत होने लगता है। और अन्य देश ऐसे अनिश्चितताओं में तेल का दाम भी बढ़ा देते हैं। जैसा कि अभी कार्टेल पद्धति के हिसाब से तेल बिक्री होता है मेनली। इसमें ओपेक कंट्रीज और ओपेक प्लस कंट्रीज भी होते हैं जो तेल का दाम तय करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं कि तेल का दाम बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी चीज़ उत्पादित होती है जनरली इंडस्ट्रीज में, तो उसमें तेल का प्रयोग किया जाता है डीजल से, चाहे वो जनरेटर चालू करने के लिए हो, चाहे फिर वो किसी भी तरह से इंजन चालू करने के लिए। इससे क्या होता है कि अगर यह तेल ही महंगा आ रहा है, अब मान लिया जाए आटा उसको पीसना है गेहूं से ही, तो उसका जो पर केजी पीसने का रेट है वह खर्च जो है अधिक आएगा। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ क्रूड ऑयल से सारे खाद्यान्न वस्तुओं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे, बल्कि अन्य सभी उत्पाद जो भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, ख़ासतौर से सेकेंड सेक्टर उद्योग की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड सेक्टर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं सारे महंगाई हो जाएंगे। और यही कारण है कि अभी जो दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें लगभग 12% से अधिक चला गया है महंगाई। जबकि अगर हम लोग देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जनरली हम लोग इसको मेजर करते हैं। ये खाद्यान्न वस्तु जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे वो तेल राशन हो, चाहे जूते चप्पल हो, चाहे कपड़ा हो, जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ये भी लगभग 6% से ऊपर चला गया है। और इसी के कारण आरबीआई इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, जो कि अभी तक अच्छी तरीके से हो नहीं पा रहा है और अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। कारण है ये युद्ध। अभी तक हम लोगों ने 2 बिंदु देखे हैं, अब कुछ और बिंदु देखते हैं और इन बिंदुओं को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिरकार ये इम्पैक्ट पड़ कैसे रहा है। देखते हैं। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट है अपना, हमारे यहाँ जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, जनरली 1 करोड़ के आसपास खर्च होता है एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन यूक्रेन में यही पढ़ाई लगभग 40 लाख रुपए में हो जाती थी। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से यूक्रेन पढ़ने के लिए जाते थे, MBBS चाहे MS चाहे MD के लिए। ये डॉक्टर की पढ़ाई होती है और उनकी डिग्री होते हैं, तो इसके पढ़ाई के लिए जाते थे। और अब हुआ क्या है कि लगभग 20,000 जो लड़के थे ये लोग पहुंच तो गए, लेकिन आपको पता है कि भारत सरकार ने उनको वापस लाया, लेकिन इनको जो है पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ गई। अब ऐसे में 2 समस्याएं आई। पहला तो एक टैलेंट वेस्ट हो रहा है हमारा, जो 20,000 लड़के हैं इनको अभी तक किसी खास तरीके से किसी भी तरीके से जोड़ा नहीं गया। दूसरा एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि क्या वहाँ पर किसी ने 4 साल के कोर्स में 3 साल का कोर्स पूरा कर लिया है, अब 1 साल का बचा है, 6 महीने का बचा है, क्या उससे 6 महीने के लिए ही आगे पढ़ाया जाएगा या फिर
फिर से उसको 4 साल करना पड़ेगा। और अगर 4 साल करना पड़ेगा तो क्या इसके लिए सरकार खर्च उठाएगी या उसी व्यक्ति को फिर से देना पड़ेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ टैलेंट वेस्ट भी हो रहा है हमारा, और फर्दर जो कुछ हम लोग का फ्यूचर में कुछ डॉक्टर्स आने वाले थे उसका भी शॉर्टेज होगा हमारा। तो इससे भी क्या होगा कि हमारा एक जो लक्ष्य है कि पेशेंट पर डॉक्टर जो है वो कम होना चाहिए। डॉक्टर की संख्या अधिक होगी और पेशेंट की संख्या कम होगी तो ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ कम है, पेशेंट अधिक है। तो इससे जो हमारा हॉस्पिटल है या फिर हेल्थ सेक्टर है वो भी प्रभावित हो रहा है, और यह एक बड़ी समस्या बन के उभरेगी हो सकता है भविष्य में। बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन 20,000 का जो संख्या है, आंकड़ा है, उसको हम लोग नकार भी नहीं सकते। वह काफ़ी बड़ी संख्या है। एक और बड़ी बात है कि चौथा बिंदु में हम लोग निवेश के बारे में देखते हैं। निवेश क्या होता है कि कुछ भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में उत्पादित करने के लिए, चाहे फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, तो उसमें पहला चीज़ होता है उत्पादन के लिए कि पैसा चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, और उसी के थ्रू वह उत्पादन होता है। अब मान लिया जाए कि ये निवेश ही ना होने लगे, कोई मान लिया जाए कि कोई चप्पल का दुकान खोलना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो पैसा देना ही नहीं चाहता है, तो ऐसे में क्या होगा कि निवेश ही नहीं होगा तो चप्पल का उत्पादन भी नहीं होगा। चाहे इसी तरह सारे इंडस्ट्रीज में ये लागू होगा कि उत्पादन जो है कम हो जाएगा। अब ये होगा क्यों? अब इसके ये कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ा हुआ है। पहला, जैसे युद्ध चल रहा है, अब जब इतना भारी युद्ध चल रहा है तो इससे महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई को, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है कि सख्त मौद्रिक नीति अपनाया जाए। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए सख्त मौद्रिक नीति, और यह मौद्रिक नीति जो है ये सभी लोग अपनाएंगे, चाहे वो भारत में है चाहे यूएसए में हो। अब थोड़ा यूएसए फेडरल बैंक की बात करते हैं हम लोग। यूएसए फेडरल बैंक, ये इसलिए क्योंकि भारत में तो प्रत्यक्षता प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये यूएसए फेडरल बैंक का बहुत ही बड़ा रोल है। जब यह क्या करेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा, तो इससे क्या होगा कि लोग भारत में निवेश करने छोड़कर यह पैसा जितना भी शेयर मार्केट में है, इंडिया के शेयर मार्केट में जो अभी है, वह पैसा खींच लेंगे और अमेरिका में ही इन्वेस्ट करेंगे। कारण क्या है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब जब वहाँ पर ही उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा तो ये वो व्यक्ति यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करेगा, और ऐसे में क्या होगा कि भारत का शेयर मार्केट गिरेगा। अभी रोज़ हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट रहा है, और जनरली क्या होता है कि शेयर मार्केट में सेंसेक्स है, निफ्टी है, वो लगातार गिर रहे हैं। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड वह भी काफ़ी फ्लक्चुएट रहा है, और इससे क्या हुआ है कि लोगों को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको काफ़ी घाटा भी सहना पड़ रहा है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के कारण प्रोडक्शन जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और इससे एक यह भी होता है कि लोग जब डर जाते हैं तो इसका लंबा समय तक बाज़ार में प्रभाव पड़ता है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। और अगर उत्पादन सही से प्रभावित हो रहा है पूरी तरीके से, तो अगर उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो देश का जीडीपी भी कमज़ोर हो जाएगा इससे। क्योंकि जीडीपी क्या होता है कि एक साल में जितने भी वस्तु का हम लोग उत्पादन करते हैं उसका फाइनल प्राइस होता है। तो जब वस्तु ही कम उत्पादित होंगी तो पूरा टोटल मूल्य भी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जीडीपी भी हमारा कमज़ोर होगा, कम होगा। अगर जीडीपी कम होगा तो बजट भी हमारा जो है भारत सरकार का अभी 30 लाख करोड़ के आसपास है, वह भी कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि सरकार जो है बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, चाहे वो पेंशन देने की बात हो, वो वृद्ध को देना हो, चाहे विधवा को देना हो, चाहे किसी भी तरह से कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डेवलप करना, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट भी कम पड़ेंगे, और इससे क्या होगा, ये बुरी तरीके से काफ़ी प्रभावित करेगी। अब नेक्स्ट है हमारा एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं 5वां बिंदु में। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका रोल क्या है इस युद्ध में। जब हम लोग देखते हैं कि ये युद्ध जब चल रहा है तो युद्ध का रोकने का जिम्मा इसी ने लिया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। अब जैसे कि वहाँ पर 5 सदस्यों को वीटो प्राप्त है। वीटो का अर्थ होता है कि अगर उसने वीटो कर दिया, वीटो का सही मतलब निषेधाधिकार, तो कर दिया तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। अब रूस भी उसमें एक परमानेंट मेंबर है, जिसके कारण हुआ क्या, उसने वीटो कर दिया।
अब इसका मतलब है कि इस मुद्दे पर, इस युद्ध के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बातचीत नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में क्या हो गया कि इसका प्रासंगिकता भी एकदम धूमिल हुआ है। और अब हम लोग के पास ऐसे दो चुनौतियाँ जो है चैलेंजेस सामने आ रही हैं। ये दो चुनौतियाँ क्या क्या है? पहला चुनौती ये है कि अभी भी भारत का जो रिश्ता है दो देशों से, रूस और ये यूएसए से हम लोग बैलेंस करते हैं। रूस से हम लोग बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, उससे जो है पनडुब्बी लेते हैं। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा इसके तरफ भी झुकना पड़ता है हमारे तरफ, और इसके तरफ ज़्यादा झुकेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि यूएसए इससे नाराज़ होगा। कारण ये है कि ये कहेगा कि यहाँ तो युद्ध चल रहा है, आप तो इन्वेजनर का सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन का भी मुद्दा बहुत ही गंभीर है, वहाँ पर मानवाधिकार का मुद्दा भी है, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं युद्ध जो है खुद में ही एक मानवाधिकार का उल्लंघन है। कारण है कि वहाँ पर हत्याएँ होती हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, और ऐसे में हम लोग को दो फेज़ों में इन दोनों देशों से बैलेंस करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारा भी काफ़ी डायलेमा होता है कि किसके तरफ हम लोग जाएं, रूस की तरफ सपोर्ट करें, यूएसए की तरफ सपोर्ट करें, या यूक्रेन की तरफ सपोर्ट करें। और एक जिम्मेदारी खुद भी बनती है कि हमारी कि इस युद्ध को रोका जाए। अब एक पाँचवा मुद्दा के बाद एक छठा मुद्दा भी है वर्ल्ड ऑर्डर का। वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए एक कैरेट अंडा है, तो उसमें अंडे सजे होते हैं, और उसमें अगर वो अंडे आपस में सजे ना हो सही तरीके से तो आपस में टकरा के टूट जाएंगे। इसी तरह सारे देश जो होते हैं आपस में एक स्थिति बना कर रखते हैं जिससे कि शांति बना रहे। अब अगर इस शांति में थोड़ा भी भंग होता है और किसी भी तरीके से ऑर्डर चेंज होता है, ऑर्डर चेंज होने का मतलब है कि आपस में ही लड़ने झगड़ने लगेंगे, तो ऑर्डर चेंज करता है, चाहे वो थॉट्स के कारण हो, चाहे वो किसी लैंड के कारण हो, भूमि विवाद हो। तो इससे वर्ल्ड ऑर्डर प्रभावित होगा और आपस में ही इससे लड़ाई बढ़ेगी। अब अगला मुद्दा है हमारा इसी के अंतर्गत, जब वर्ल्ड ऑर्डर प्रभावित होगा, मान लिया जाए सब आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, तो इससे क्या होगा कि हर एक दूसरा देश एक दूसरे से अविश्वास बढ़ेगा, और इसी के कारण इसका जो है लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं। अभी इसका एग्जांपल जैसे है कि नॉर्थ कोरिया लगातार परीक्षण करता जा रहा है, वो परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है, और इससे एक दबाव बनाता है अमेरिका पर कि कभी भी युद्ध हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ईरान भी ऐसा ही कुछ न्यूक्लियर बम बनाने के प्रयास कर रहा है, और एक तीसरा अभी हाल फिलहाल अभी चीन का भी देख रहे हैं कि वह रूस को सपोर्ट करता है, और यह कह के सपोर्ट करता है कि यह जो है चीन के जो आंतरिक सुरक्षा के विरुद्ध है, और वह अपनी सिक्योरिटी के लिए यह युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे में जो विचार हैं एक दूसरे के विचार बदलते रहते हैं, और इसके कारण भी ये डिसऑर्डर पैदा हो रहा है। अब यह डिसऑर्डर क्या करेगा, जब एक देश दूसरे देश के विरुद्ध होने लगेगा तो इससे एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता है कि ऐसा संभव है कि मान लिया जाए ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए, ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है। वर्ल्ड वॉर कहने का मतलब है कि अधिकांश विश्व के जितने भी देश हैं एक दूसरे से लड़ने लगे, और ऐसे में अगर सारे देश लड़ रहे हैं तो जैसे कि हम लोग इस मुद्दे को जानते हैं कि यह बहुत ही असंभव है, क्योंकि हम लोगों ने 2 विश्व युद्ध देखे हैं और काफ़ी ज़्यादा मानवता को वहाँ पर हरास होते हुए भी देखा था। तो उसी के कारण हम लोगों ने कसम खाया था 1945 में कि हम लोग तीसरा युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन ये कसम जो है अब टूटता हुआ थोड़ा नज़र आ रहा है। और यह कारण भी है कि लगभग 8 महीने हो गए हैं, उससे भी अधिक हो गए हैं, और अभी तक युद्ध कंटिन्यू है किसी भी रूप में। अभी डट्टी बम का कंसेप्ट आ रहा है, देख रहे हैं वैक्यूम बम यूज हो रहा है, तो इससे में लग रहा है कि यह लंबा खींचने वाला। और इससे क्या होगा, या तो या 2 देशों का युद्ध बना रह जाएगा और आपस में ही जो है इक्वेशंस जो है स्ट्रेटजिकल जियोपॉलिटिक्स चलता रहे, या तो फिर यह कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रूस ने कभी भी भूल कर भी परमाणु बम का उपयोग किया इसने, तो यह वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा। और अगर यह कन्वर्ट हुआ तो अधिकांश देश जो है परमाणु बम का यूज करेंगे, और इससे क्या होगा कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। और यह सबसे गंदा भी होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि अगर परमाणु बम गिराते हैं तो ना सिर्फ उस समय परमानेंट कुछ लोग भेपर बन के उड़ेंगे, बल्कि इसके कारण जो
रेडियो एक्टिविटी फैलेगा, रेडियो एक्टिविटी जो होता है उसके कारण, रेडिएशन के कारण इससे कैंसर भी होता है। और अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा है नागासाकी और हिरोशिमा में कि वहाँ पर पारा और साथ में भारी तत्वों का कारण वहाँ पर काफ़ी विकृति पैदा हुआ और आज भी बच्चे वहाँ पर विकृत पैदा होते हैं। तो ऐसे सारी संभावनाएं हैं और यह एक गंभीर मुद्दा होगा कि वर्ल्ड वॉर अगर ये खिंचता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 भी 2 देशों से ही शुरू हुआ था। लंबा समय तक 2 देश लगे रहे थे और उसके बाद अन्य देश इसमें पार्टिसिपेट करते गए। तो वह संकेत दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग और देश जो है संयम बरते हुए हैं। तो ऐसे में इतने मुद्दों को हम लोगों ने देखा कि ये इम्पेक्ट करेगा भारत को। अगर युद्ध होता है तो सब पर ये इम्पेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पेक्ट भी दिख रहा है। जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और ये ज़्यादातर संभावनाओं के रूप में है, क्योंकि कभी भी हम लोग यह नहीं मानते हैं कि जो डिजास्टर है उसको हम लोग अवसर में कन्वर्ट करें, क्योंकि यह सबके लिए डिजास्टर है, तो सबके डिजास्टर को अपने लाभ के लिए यूज करना एक गंदी राजनीति होगी। तो हम लोग इससे बचते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको हम लोग देखते हैं। पहला बात है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि कच्चा तेल जैसे कि हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, कच्चा तेल जो है हम लोग रूस से ले रहे हैं। अब जब कच्चा तेल हम लोग खरीद रहे हैं तो रूस से अन्य देश लेने में इच्छा जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग खुल के कहते हैं कि हमारी ज़रूरत है तो हम तो लेंगे भैया। तो इससे क्या हो सकता है कि परमानेंट एक सेटलमेंट हो जाए कि हम सप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे देश में जो है हो सकता है 50 रुपये पेट्रोल भी मिलने लगे, अगर एक बढ़िया समझौता हो जाता है तो। लेकिन यह समझौता भी दूर की दृष्टि है, देखते हैं कब तक होता है। वैसे इसमें जो है विदेश मंत्री ने काफ़ी अपनी इच्छा जाहिर की है, तो यह भी दूर की बात है। नेक्स्ट बिंदु है कि जैसे कि हम लोग ने इस बात पर कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है यह मुद्दा और दायित्व था कि कभी भी विश्व में युद्ध होता तो इसी को रोकने का जिम्मा होगा, लेकिन वीटो के कारण जो है यह युद्ध रुक नहीं पाया। अब इसमें इस खामी के कारण इसकी कमजोरी उजागर हुई है और इसके लिए अब लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। और सुधार का सीधा अर्थ एक यह भी है कि भारत को यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर विथ वीटो बनाया जाए, यानी कि वीटो की शक्ति भारत को भी दिया जाए। इससे क्या होगा कि शक्ति जो है बैलेंस होता है। जैसे कि शक्ति बैलेंस होने का क्या मतलब है कि मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली हो गया, तो उसका मर्जी है अब सत्ता का संकेंद्रण, और मतलब एक ही व्यक्ति के पास काफ़ी सत्ता संकेंद्रित हो जाता है तो वह तानाशाह बनता है। और जब वह तानाशाह बनेगा तो उसकी इच्छा ही शासन हो जाएगा, और उसकी इच्छा जो है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी रूस की थोड़ी इच्छा ही युद्ध का कारण बन गया। अगर उसको वीटो का पावर नहीं मिलता तो अभी क्या होता कि ये युद्ध होने से हम लोग रोक लेते हैं। और कैसे रोकते? मान लिया जाए रूस ने यूक्रेन पर युद्ध किया तो अन्य जितने भी देश हैं सब मिलकर रूस को रोक देते हैं, लेकिन यह वीटो के कारण इसको रोक दिया गया। तो अब भारत को अगर वीटो मिलेगा तो यह युद्ध कैसे रुकेगा? इससे क्या होगा कि पहला तो शक्ति संतुलन होगा और भारत के जो वेटेज है वह भी मिलेगा, और एशिया में जितने भी देश हैं उनका जो हित है उनको भी भारत सुरक्षित करेगा। तो इसलिए भारत को वीटो शक्ति और अस्थायी सदस्य का हमेशा मुद्दा रहा है कि यह मिलना ही चाहिए भारत को, और यह जो है हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। तो एक अधिकार की बात होगी। एक अगला रूप है कि जैसा कि अभी तक सबने या तो इस युद्ध के खिलाफ बोला है या तो सपोर्ट में बोला है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, न्यूट्रल रहे हैं हम लोग। न्यूट्रल रहने का मतलब है कि ना तो युद्ध का हम लोग समर्थन करते हैं और ना ही उसका भर्त्सना भी करते हैं। हम लोग जो है अपना पर्सनल सिक्योरिटी किसी देश के लिए उसको भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इसको भी देख रहे हैं कि मानवाधिकार ये सब जैसे मुद्दे हैं उनको भी हम लोग, जो बुच्चा नरसंहार हुआ उनका भी आलोचना किया है। तो हम लोगों ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हुए एक मार्ग छोड़ा हुआ है कि ऐसे बड़े युद्धों में भारत समझौतावादी रवैया अपनाते हुए दो देशों को एक टेबल टॉक के लिए ला सकता है। तो भारत दो देशों को अगर टेबल टॉक पर लाने के लिए राजी हो जाता है तो इसका मतलब है कि यह तो शांति दूत है, और शांति दूत है इसका मतलब है विश्व में शांति अगर कोई कायम कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका इतने बड़े देश में 190 से अधिक देश है, अगर एक देश ऐसा करने में सक्षम है तो इसका मतलब उसका विशेष महत्व है, और यह विशेष महत्व ही इसको
एक विरासत के रूप में, जिसे हम लोग भारत को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, तो इसका महत्व बढ़ जाता है कि भारत जो है विश्व में शांति ला सकता है। और इसी के साथ हम लोग ने देखा कि एक लंबी यात्रा के रूप में कि इम्पैक्ट जो है जनरली युद्ध का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन वो संभावनाओं के रूप में, और उसके इस युद्ध के बिना भी हम लोग सकारात्मक चीज़ों का अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि इस युद्ध का समाधान जल्द से जल्द हो, और उसके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि दो देश जो हैं एक टेबल टॉक पर आएँ और इस तरह के युद्धों को आगे भविष्य में रोका जाए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार हो। धन्यवाद।